हेलो बच्चों, एमडी ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैथ का फर्स्ट अध्याय जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, हम इनके बारे में जानेंगे। वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.1 को शुरू करने से पहले हम कुछ संख्याएं के बारे में जानेंगे, जैसे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। हम इन सभी के बारे में पूरे अच्छे तरीके से डिटेल में जो है जानेंगे और समझेंगे किस तरीके से संख्या को पहचाना जाता है। बच्चों, आप बचपन से अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अपरिमेय संख्या, लेकिन आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर नहीं है। इस वजह से आप संख्याओं को पहचानने में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए ताकि आप बहुत ही अच्छी तरीके से इन सारे टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे। और यकीन मानिए कि अगर आप पूरे फोकस के साथ इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो लाइफ में कभी भी वास्तविक संख्या से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपसे छूटेंगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होता है? तो वस्तु को गिनने में जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। और प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित किया जाता है। प्राकृतिक संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो n से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से जो है ये इन्फिनाइट तक चलता रहता है। तो ये सारे क्या हो गए? तो ये सारे जो है आपके प्राकृतिक संख्या हो गए। ये सब क्या हो गए? तो ये सारे प्राकृत संख्या हो गए, ठीक है। और अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सा है? तो सबसे छोटी जो है प्राकृतिक संख्या 1 होता है, यानी प्राकृतिक संख्या को 1 से शुरू किया जाता है। प्राकृतिक संख्या को किससे शुरू किया जाता है? तो 1 से शुरू किया जाता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको ये मालूम चल गया होगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो है ये 1 होता है। अगर किसी ने पूछा कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कुछ नहीं होता है, क्योंकि प्राकृत संख्या जो है शुरुआत तो 1 से होता है, लेकिन ये अनंत तक होता है। अनंत का मतलब ये हुआ कि इन संख्याओं का कोई अंत नहीं होता है। तो आपको इसमें एक ही पॉइंट ध्यान रखना है कि प्राकृतिक संख्या जो है 1 से स्टार्ट होता है। कहने का मतलब कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है 1 होता है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई होता ही नहीं है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि प्राकृतिक संख्या को जो है n से डिनोट किया जाता है, मीन्स दैट कि n से प्रदर्शित किया जाता है। अब बच्चों, कोई आपसे पूछे कि क्या 3.5 जो है ये प्राकृतिक संख्या है? तो 3.5 जो है ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। और कोई पूछ दे कि जैसे कि 10/5 है, तो क्या 10/5 जो है प्राकृतिक संख्या है? तो बिल्कुल प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि जब आप इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा, ठीक है। यानी कि 10/5 को जो है आप इस प्रकार लिख सकते हैं। तो 2 क्या हो गया? तो 2 जो है ये प्राकृतिक संख्या हो गया, ठीक है। और आपसे कोई पूछे क्या ये 0 प्राकृतिक संख्या है? तो 0 भी प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो है 1 से शुरू होता है। तो 0 तो जो है प्राकृतिक संख्या होगा ही नहीं, ठीक है। क्या -5 प्राकृतिक संख्या है? तो -5 भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या का। पूर्ण संख्या को हम होल नंबर कहते हैं, ठीक है। यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो प्राप्त संख्या जो है पूर्ण संख्या कहलाता है। तो सबसे पहले देखिए कि पूर्ण संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं? तो पूर्ण संख्या को हम W से डिनोट करते हैं, ठीक है। और प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ये इन्फिनाइट तक चलता रहता है। तो ये सारे क्या हो गए? तो ये सारे प्राकृतिक संख्या हो गया। और इन प्राकृतिक संख्या में अगर आप 0 को शामिल कर लिया जाए, अगर आप 0 को शामिल कर लेते हैं तो ये क्या बन जाता है? तो ये आपके पूर्ण संख्या बन जाता है। कहने का मतलब कि प्राकृतिक संख्या में अगर आप 0 को शामिल कर लेते हैं तो ये
प्राप्त संख्याएं जो है, प्राप्त नंबर जो है ये क्या बन जाएंगे, तो प्राप्त संख्या जो है ये पूर्ण संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो यहां भी प्रश्न ये उठ सकता है कि सबसे छोटी जो है पूर्ण संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले जानेंगे कि पूर्ण संख्या जो है शुरू किससे हो रहा है, तो पूर्ण संख्या जो है शुरू शून्य से हो रहा है। तो पूर्ण संख्या जो स्टार्ट शून्य से हो रहा है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है 0 होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, 0 होगा। आप यहां ध्यान देंगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है। आप इसे ध्यान देंगे। अब बात कर लेते हैं, तो ये 2.5 क्या ये पूर्ण संख्या है, तो 2.5 पूर्ण संख्या नहीं है। क्या माइनस की 2.3 पूर्ण संख्या है, तो माइनस की 2.3 भी पूर्ण संख्या नहीं होगा। क्या माइनस के 4 पूर्ण संख्या है, तो माइनस के 4 भी पूर्ण संख्या नहीं है। तो आपको इन सारी चीजों पे ध्यान देना होगा। हमेशा पूर्ण संख्या जो है वो हमेशा पॉजिटिव में होता है, यानी कि धनात्मक में होता है। प्राकृतिक संख्या भी धनात्मक में होता है और पूर्ण संख्या भी धनात्मक से स्टार्ट होता है। तो कहने का मतलब कि इन दोनों में फर्क क्या है, तो इन दोनों में फर्क यही है कि प्राकृतिक संख्या जो है ये 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या जो है 0 से शुरू होता है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गया, 0 हो गया। अब बात करते हैं पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर्स नंबर्स। यदि पूर्णांक संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मानों को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि पूर्णांक संख्या को आई से डिनोट करते ही हैं, लेकिन पूर्णांक संख्या को जेड से भी डिनोट किया जाता है। पूर्णांक संख्या को किससे डिनोट किया जाता है, जेड से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और पूर्ण संख्या के समूहों में प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मानों को शामिल कर लिया जाता है। तो अब सबसे पहले जानेंगे कि पूर्ण संख्या क्या होता है। तो पूर्ण संख्या जो है ये 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे क्या है, ये पूर्ण संख्या है। और अब पूर्ण संख्या में किसे हमें शामिल करना है, तो ऋणात्मक संख्या को। अब ऋणात्मक संख्या क्या होता है, -1, -2, -3, -4, -5 और इस तरीके से ये इन्फिनाइट तक होते हैं। तो अब ये बायां साइड में इन संख्या को क्या कहेंगे, तो इन संख्या को आप ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। इन्हें क्या कहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। और इन्हें क्या कहेंगे, तो इन्हें आप जो है शून्य पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, और ये दायां साइड में यानी कि दाएं तरफ इन्हें क्या कहेंगे, तो इन्हें आप कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो आपने यहां पे क्या जाना, तो आप सबसे पहले जानेंगे कि पूर्णांक संख्या को जेड से डिनोट किया जाता है। और पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो पूर्ण संख्या में जब हम ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लेते हैं तो प्राप्त संख्याएं जो है क्या होगा, पूर्णांक संख्या कहलाएंगे। ठीक है, या पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे कि पूर्णांक संख्या क्या होगा, तो पूर्णांक संख्या जो है ये माइनस में भी होंगे, ठीक है, और प्लस में भी होंगे और 0 भी होंगे। तो जहां भी इस तरीके का दिख जाए तो वो जो है आपके पूर्णांक संख्या होंगे। ठीक है, अब यहां पे 2 पॉइंट निकल के आया है। पहला पॉइंट क्या है, धनात्मक पूर्णांक जो है 0 से बड़ी होती है। धनात्मक
पूर्णांक शून्य से बड़ी होती है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि ऋणात्मक पूर्णांक शून्य से छोटी होती है। ऋणात्मक पूर्णांक शून्य से छोटी होती है। कहने का मतलब ये है कि ये 0 है, ठीक है, और ये 5 है। 0 और 5 में बड़ा कौन है? तो 0 क्या हुआ? छोटा हुआ, और 5 क्या हुआ? बड़ा हुआ। तो धनात्मक पूर्णांक जो है, अब ये 5 क्या है? ये धनात्मक पूर्णांक है, प्लस है, तो ये जो है 0 से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। और ऋणात्मक पूर्णांक जो है हमेशा 0 से छोटा होता है। जैसे ये 0 है, ये 0 है, और ये 7 है, माइनस के 7 है, ठीक है। तो ये माइनस के 7 पूर्णांक है, और ये 0 है। तो हमेशा माइनस वाले जो हैं ये 0 से क्या होगा? तो ये 0 से छोटा होगा। यानी कि यहाँ पे 0 और 7 में, 0 और -7 में कौन बड़ा हुआ? तो 0 बड़ा हुआ, ठीक है। तो आप ये 2 पॉइंट जो है यहाँ पे ध्यान देंगे। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है? तो परिमेय संख्या को P/Q के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, जहां Q इक्वल टू नॉट 0, जहां Q जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टीज हैं तो उन्हें हम परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे ये 5/2, तो 5/2 यानी कि ये 5 और 2, यानी कि P इक्वल टू क्या है? तो P इक्वल टू 5, और Q इक्वल टू क्या है? तो Q इक्वल टू जो है 2 है ये, ठीक है। तो Q जो है ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा? तो ये आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूं कि 7/0, तो P क्या है? तो P जो है आपका 7 है, और Q क्या है? तो Q जो है 0 है। तो क्या ये परिमेय संख्या होगा? तो प्रॉपर्टी क्या था कि Q जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये 0 के बराबर है। तो ये जो है यानी कि 7/0 जो है ये परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। हर जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर 0 है तो परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे अब ये -7 है, ठीक है, और ये 5 है, तो क्या ये परिमेय संख्या होगा? तो ये परिमेय संख्या बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि P इक्वल टू जो है क्या है? 7 है माइनस के, और Q इक्वल टू क्या है? 5 है, तो Q इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा? तो ये परिमेय संख्या होगा। 5/6, 5/6, तो क्या ये 5/6 जो है ये परिमेय संख्या होगा या नहीं होगा? तो यहां भी आप देखेंगे कि ये P/Q के फॉर्म में लिखा गया है, जहां Q इक्वल टू नॉट 0, यानी कि Q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए बच्चों। अगर Q का मान 0 होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। बस आपको परिमेय संख्या में बस इतना ध्यान रखना है कि अंश और हर, ठीक है, अंश और हर, अगर हर की जगह पे 0 आ गया तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। बस इतनी सी बात है। परिमेय संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। परिमेय संख्या को हम रेशनल नंबर्स भी कहते हैं। परिमेय संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है धनात्मक परिमेय संख्या और दूसरा है ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब जानते हैं धनात्मक परिमेय संख्या क्या होता है, तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे
अब धनात्मक परिमेय संख्या में क्या होगा कि धनात्मक परिमेय संख्या में जो है धनात्मक परिमेय संख्या होगा, जैसे यानी कि वो धनात्मक पूर्णांक होगा। जैसे यहां पे मैंने लिख दिया 2/7। अब ये 2/7 क्या है, तो 2/7 जो है ये धनात्मक परिमेय संख्या है। क्या है, ये धनात्मक परिमेय संख्या है। या फिर अगर अंश और हर दोनों ही ऋणात्मक होंगे तो भी धनात्मक परिमेय संख्या होगा। जैसे यहां पे आप देखेंगे कि ये -5 है और ये -3 है, तो -5 और -3 यानी कि दोनों पूर्णांक में देखेंगे कि ये माइनस माइनस आ रहा है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 5/3 हो जाएगा। तो 5/3 क्या हो गया, तो ये 5/3 जो है ये धनात्मक परिमेय संख्या हो गया। मैं आपसे बोलूं क्या -5/2 ये धनात्मक परिमेय संख्या होगा, तो ये धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होगा। क्या 3/-2 धनात्मक परिमेय संख्या होगा, तो ये भी धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होगा। धनात्मक परिमेय संख्या के लिए यहां पे दो बात आपको ध्यान में रखना है कि अंश और हर दोनों पूर्णांक अगर प्लस में है यानी धनात्मक है तो धनात्मक परिमेय संख्या होगा। दूसरा पॉइंट है कि अगर अंश और हर दोनों ही ऋणात्मक पूर्णांक है तो भी जो है धनात्मक परिमेय संख्या होगा, जैसे कि मैंने यहां पे समझाया है। जैसे यहां -3 है और -5 है और यहां -3 है, यानी अंश पूर्णांक और हर पूर्णांक में दोनों ही माइनस है, तो माइनस माइनस कट जाता है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, तो 5/3 जो है ये धनात्मक परिमेय संख्या बन जाएगा। अब जानते हैं कि ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होता है, तो इन्हें भी जो है एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। क्या 7/5 जो है ये ऋणात्मक परिमेय संख्या होगा, तो बिल्कुल होगा। क्या 4/-3 जो है ऋणात्मक परिमेय संख्या होगा, तो बिल्कुल होगा। तो कहने का मतलब यहां पे ये है कि अंश या हर दोनों में से अगर एक पूर्णांक भी अगर माइनस होगा तो ये ऋणात्मक परिमेय संख्या होगा। अगर दोनों यानी अंश और हर यानी कि दोनों ही पूर्णांक अगर माइनस में होंगे या दोनों ही पूर्णांक प्लस में होंगे तो ऋणात्मक परिमेय संख्या बिल्कुल नहीं होगा। जैसे यहां पे देखेंगे, मैंने यहां पे लिखा -5/-2, तो क्या -5/-2 क्या ये ऋणात्मक परिमेय संख्या होगा, तो ये ऋणात्मक परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो यहां पे ये माइनस से माइनस कट जाता है, तो माइनस से माइनस कट गया तो ये क्या बन गया, ये 5/2 यानी कि ये क्या बन गया 5/2, तो 5/2 क्या हो गया, ये धनात्मक पूर्णांक हो गया, यानी कि धनात्मक परिमेय संख्या हो गया। तो ये क्या सही है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है बच्चों, मैं यहां पे लिखू 7/9। अब यहां पे 7/9 यानी कि अंश और हर दोनों ही क्या है, दोनों ही पॉजिटिव है, यानी कि दोनों ही धनात्मक है। तो क्या इस केस में ये ऋणात्मक परिमेय संख्या होगा, तो इस केस में ऋणात्मक परिमेय संख्या नहीं होगा। ऋणात्मक परिमेय संख्या के लिए अंश या हर जो है एक मान जो है यानी एक पूर्णांक जो है वो ऋणात्मक होनी चाहिए, तभी जो है वो ऋणात्मक परिमेय संख्या होगा। अब परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार के बारे में जानते हैं। परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार जो है यहां पे हमने दो भागों में बांटा है। पहला क्या है, शांत, और दूसरा है अशांत परिमेय संख्या। अब इन दोनों को समझते हैं कि शांत और अशांत क्या होता है। तो शांत मतलब जिसका अंत हो जाए उसे क्या कहेंगे, तो उसे शांत परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, और अशांत जो जिसका अंत नहीं होगा तो उसे क्या कहेंगे, हम अशांत परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए, अब एग्जाम्पल के माध्यम से इसे भी समझते हैं। मैं यहां पे लिखा 13/8। ठीक है, अब 13/8 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, तो 13/8 को आप 13/8 यानी कि 13/8 आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब जानते हैं कि 13/8 जो है क्या ये शांत या अशांत परिमेय संख्या है, तो इन्हें हमें चेक करना होगा। तो चेक कैसे करेंगे,
तो आप भाग कर देंगे। 13 में 8 से भाग करेंगे तो ये 8 एकम 8 हो जाएगा और 13 में से 8 गया तो 5, ठीक है। अब यहाँ दशमलव लग जाएगा यानी 0। अब ये हो जाएगा 8 छिंक 48, फिर यहाँ पे ये 2, फिर 0, फिर यहाँ हो जाएगा 8 दूना 16, फिर यहाँ पे 4, फिर 8 पंचे 40, यानी ये 0, यानी कि शेषफल क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया। तो जिसका शेषफल अगर 0 आ जाता है तो वो परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्या शांत परिमेय संख्या कहलाएगा। यहां पे आपने देखा बच्चों कि पॉइंट के 3 अंक बाद जो है यहां पे रिमाइंडर यानी कि जो है शेषफल कितना आया, तो शेषफल जो है ये 0 आ गया। तो ये क्या हो गया, तो ये आपका शांत परिमेय संख्या हो गया। अब अशांत परिमेय संख्या को समझते हैं। अशांत परिमेय संख्या का एक एग्जांपल लेंगे, जैसे यहाँ पे ये 7/3, ठीक है। 7/3 को आप 7 डिवाइड 3 यानी कि 7/3 इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, तो 7 को जो है 3 से भाग करेंगे, 7 में 3 से भाग करेंगे तो देखिए 3 दूना 6, यहां पे 1 आ गया, ठीक है, और यहां दशमलव लग जाएगा यानी कि 0। तो 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर 1, फिर 0, फिर 3 तिया 9, फिर 1, ये 3 है बच्चों, फिर 0, फिर 3 तिया 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 तिया 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 तिया 9। तो यहां पे शेषफल क्या आया, तो शेषफल जो है आपका 1 आ रहा है। शेषफल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। जिसका शेषफल अगर 0 नहीं आता है भाग करने पर, तो वैसे परिमेय संख्या जो है वो अशांत परिमेय संख्या होगा। यहां पे आपने देखा कि दशमलव के बाद जो है हमेशा शेषफल में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। यानी कि शेषफल जो है ये 0 आने का नाम ही नहीं ले रहा है, यानी कि शेषफल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और यहां पे आपने देखा कि 1 अंक बाद जो है बार बार 3 3 3 3 आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये अशांत परिमेय संख्या हो गया, जो मतलब शांत हो ही नहीं रहा है। कह रहा है कि मैं अब शांत हो, कह रहा है कि मैं अब शांत होना ही नहीं है मुझे, तो इसीलिए हमेशा ये 3 3 3 3 जो है ये आता रहा है, मतलब ये रिपीटेबल, मतलब ये रिपीट हो रहा है, मतलब बार बार ये आ रहा है। तो इस तरीके के परिमेय संख्या को क्या कहेंगे, हम अशांत परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। तो आप यहां पे 7/3 को इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 दशमलव, अब यहां पे 3 3 3 आ रहा है तो 3 के ऊपर यहां पे ऐसे बार लगा देंगे, ठीक है। तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ही हो गया कि 2.33 जो है ये चलता जा रहा है, जिसका कोई अंत ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जिसका कोई अंत ना हो, यानी कि कहने का मतलब कि अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो ऐसे परिमेय संख्या को हम अशांत परिमेय संख्या कहेंगे। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें क्लियर हुआ होगा कि शांत परिमेय संख्या क्या होता है और अशांत परिमेय संख्या क्या होता है। शांत दशमलव प्रसार परिमेय संख्या की पहचान। अब कैसे जानेंगे कि ये शांत परिमेय संख्या है या अशांत परिमेय संख्या है, तो यहां पे देखिए ये 33/8, तो हर 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, आपको तो मालूम ही होगा अभाज्य गुणनखंड, ये 2 चौक 8, फिर 2 दूना 4 और 2 एकम 2। हर 8 के अभाज्य गुणनखंड किया तो जो है ये 2 गुने 2 गुने 2 आया। तो जहां भी 2 आ जाए, ठीक है, या 5 आ जाए, अगर आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 आ जाए या 5 आ जाए तो वो क्या होगा, तो वो शांत परिमेय संख्या होगा, ठीक है। क्या होगा, शांत परिमेय संख्या। अब यहां पे देखिए 17/25 है, तो 17/25 यानी कि हर 25 के अभाज्य गुणनखंड, हर 25 के अभाज्य गुणनखंड,
तो 25 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 5 25 और 5 एकम 5। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो है इनका अभाज्य गुणनखंड यानी 25 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 5 गुणे 1 आया, तो यहाँ पे भी 5 आ रहा है। तो मैंने क्या कहा कि अगर हर का अगर आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो अगर 2 आए या 5 आए, उनका गुणनखंड 2 या 5 आए तो क्या होगा, वो शांत परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, शांत परिमेय संख्या। तो यानी कि 17/25 जो है ये भी शांत परिमेय संख्या है। अब 12/20, तो यहाँ पे आप देखेंगे 12/20 है, यानी 20 हर 20 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हर 20 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड तो 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 20 से करेंगे यानी 2 से करेंगे तो ये 10 बार में जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 5 बार में जाएगा, और 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, यानी कि 2 गुने 2 गुने 5 आया। तो यहाँ पे आपने देखा कि इसका जब आपने गुणनखंड किया तो 2 गुने 2 गुने 5, यानी कि 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हर में 2 आ जाए उसका गुणनखंड, या 5 आ जाए, ठीक है, 2 आ जाए या 5 आ जाए, या 5 या 2 ये दोनों आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, तो ऐसे परिमेय संख्या को हम शांत परिमेय संख्या कहेंगे। यहां पे एक पॉइंट ध्यान देंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होता है। हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होता है, तो शांत दशमलव प्रसार यानी कि शांत परिमेय संख्या जो है होते हैं। अब अशांत दशमलव परिमेय संख्या को पहचानते हैं कि अब अशांत दशमलव हमने समझ लिया कि शांत तो समझ लिया, अब शांत दशमलव को समझ लिया, अब अशांत दशमलव को समझते हैं, यानी कि अशांत दशमलव परिमेय संख्या को समझते हैं। तो यहां पे देखा कि 17/6 है, तो 17/6 यानी कि अब हम इसे भाग करते हैं, 6 से भाग करेंगे तो 6 दूना 12 हो गया, 5 अब यहां दशमलव लग गया यानी कि 0, 6 8 48 हो जाएगा, ये 2 फिर 0, फिर 6 3 18, फिर 2 फिर 0, फिर 6 3 18, फिर 2 आ गया, फिर 0 कर देंगे तो फिर 6 3 18, फिर 2 फिर 6 3 18। तो यहां पे आपने देखा कि हमेशा ये 2 आ रहा है, हमेशा जो है रिमाइंडर में क्या आ रहा है यानी कि शेषफल में क्या आ रहा है, ये 2 रहा हमेशा, ये देखिए हमेशा ये 2 आ रहा है। तो ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, यानी कि शेषफल इसका 0 आ ही नहीं रहा है, शेषफल यानी कि रिमाइंडर जो है ये 0 नहीं आ रहा है। तो जब शेषफल 0 आएगा ही नहीं तो क्या हो जाएगा, ये अशांत दशमलव हो जाएगा, यानी कि अशांत दशमलव परिमेय संख्या हो जाएगा। तो 17/6 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, 2.8 और ये 3 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो 3 के ऊपर ऐसे बार लगा देंगे, यानी 17/6 को आप इस प्रकार लिख देंगे 2.8 3 के ऊपर बार। तो एक तो ये तरीका है, आप भाग करके देखेंगे, अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो जो है ये अशांत दशमलव परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि शेषफल 0 नहीं आ रहा है, तो ये अशांत दशमलव परिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो जो है काफी ज्यादा समय लगता है, ठीक है।
तो हम कैसे पहचानेंगे और किस तरीके से कम समय में हम इसे पहचान करके हम बता देंगे कि जो है ये अशांत दशमलव परिमेय संख्या है या शांत दशमलव परिमेय संख्या है। तो देखिए दूसरा तरीका ये है 17/6। तो अब इसका आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 6 का क्या हो जाएगा, ये 6 का, ये 2 तिया 6, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है ये 5 भी रख सकते हैं, यानी इसका ऊपर 0 कर देंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपने देखा कि 2 व 5 के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड में 3 भी है। यहाँ पे क्या है, 2 और 5 के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड में जो है ये 3 भी है। तो क्या होगा, ये अशांत दशमलव परिमेय संख्या होगा। 2 व 5 के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड में खंड में 3 भी है, 3 भी है। तो ये 3 भी है तो क्या होगा, मैंने क्या कहा था कि 2 और 5 के अतिरिक्त और भी अगर कोई नंबर आता है तो वो अशांत दशमलव परिमेय संख्या होगा। और मैंने क्या बताया था कि अगर आप हर का जो है अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 और 5 आता है तो शांत दशमलव परिमेय संख्या होंगे, और 2 व 5 के अलावा और भी अगर कोई नंबर आता है तो वो अशांत दशमलव परिमेय संख्या होगा। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे 2 और 5 के अलावा जो है तीसरा क्या है, ये 3 है, तो क्या हो गया, ये अशांत दशमलव परिमेय संख्या हो गया। अब जो है इसे कैसे पहचानेंगे, तो देखिए अब ये 77/210 है, तो अब 210 का फैक्टर कर लीजिए, 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 0, 2 पंचे 10, ठीक है। और 3 से कीजिए तो 3 तिया 9 और 3 पच्चे 15, फिर 5 से करेंगे, 5 सत्ते 35। तो यहाँ पे आपने देखा कि 210 का फैक्टर क्या हो रहा है, तो ये तो 77 हो गया। अब 210 का फैक्टर क्या हो गया, तो ये हो गया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तो आ रहा है, ठीक है, चलेगा, 5 भी आ रहा है, ये भी चलेगा, लेकिन ये 3 और ये 7 ये नहीं आना चाहिए। तो 2 और 5 के अलावा और अगर कोई संख्या या नंबर आ जाता है तो क्या कहलाएगा, अशांत दशमलव परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। यानी 2 व 5 के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 3 व 7 भी है। तो 3 व 7 भी है तो क्या होगा, ये अशांत दशमलव परिमेय संख्या होगा। तो इतनी सी पहचान है। अशांत दशमलव को क्या कहते हैं, हम अनवसानी आवृत्ति प्रसार भी कहते हैं। ये आवृत्ति है, थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइप करने में। तो मैंने जो भी अशांत दशमलव परिमेय संख्या में पहचानने के क्या क्या नियम थे, एक बार फिर से मैंने यहाँ पे जो है मेन पॉइंट्स लिख दिए हैं, आप इन्हें ध्यान देंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में बदलते समय भाग की क्रिया निरंतर चलती रहती है और शेष फल कभी शून्य प्राप्त नहीं होता है। तो अब जब अशांत दशमलव होंगे तो जब भी आप उसे भाग करेंगे तो रिमाइंडर जो है, उस रिमाइंडर यानी कि शेषफल जो है वो 0 कभी भी नहीं आएगा।
जब 0 आ गया तो वो तो अशांत हुआ ही नहीं, वो शांत हो गया। तो अशांत कहता है कि भाई मैं शेषफल 0 आना ही नहीं है मुझे, मैं शांत रहना ही नहीं है मुझे। तो जब उसे शांत रहना ही नहीं है, जब शेषफल 0 उसको आना ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो अशांत दशमलव परिमेय संख्या हो जाएगा बच्चों। अब दूसरा पॉइंट क्या है, भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति होती रहती है। इस प्रकार की दशमलव संख्या को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। तो जब भागफल जो है हमेशा वो आता ही रहता है, हमेशा आता रहेगा। जब भी आप भाग करेंगे तो जो है भागफल जो है कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ जो है वो आता रहेगा, यानी कि बार बार उसकी पुनरावृत्ति होता रहेगा। यानी कि 1 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, या किसी में 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है शेषफल। तो इस तरीके से अगर होगा तो क्या हो जाएगा, वो अशांत दशमलव परिमेय संख्या होगा। तीसरा पॉइंट क्या है, अशांत दशमलव संख्या को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए पुनरावृत्ति संख्या के ऊपर बंधनी यानी इस तरीके से जो है बार रेखा खींचते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा 3.3333। तो इसे आप इस तरीके से ना लिख के किस तरीके से लिखेंगे, 3.3 के ऊपर बार, यानी कि इसे बंधनी कहते हैं या फिर आप इसे बार भी कहते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या है अशांत दशमलव को पहचानने के लिए, तो यदि परिमेय संख्या का हर अगर 2 की पावर m गुने 5 की पावर n के रूप में नहीं है तो अशांत परिमेय संख्या होगा। यानी कि जब आप परिमेय संख्या में हर का जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 2 की पावर m या 5 की पावर n के रूप में अगर नहीं होता है तो अशांत दशमलव वो अशांत आवृत्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।